नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और अभी मैं बात करने जा रहा हूं आसिफ खान के एफआईआर एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि पुलिस कंप्लेंट के बारे में। आसिफ खान उस शख्स का नाम है जो रुनवाल बिल्डर के लिए गले का हड्डी बन चुका है। गए 1 महीने में जब से आसिफ खान का केस आया है सामने, पब्लिक के सामने, तो रुनवाल के नाक में दम हो चुका है। बात क्या है? बात बड़ा सिंपल है। अगर आप 5 लाख का या 10 लाख का अमाउंट फॉरफिट कर लेते हो, यह कह के कि फ्लैट बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो एक तरह से आप लोगों को समझा सकते हो कि ये उनकी गलती थी, इसलिए उनका जो टोकन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया गया। लेकिन अगर किसी से आप 70 लाख रुपए ले लेते हो तो ये बात कैसे समझाओगे, कैसे पब्लिक के गले में उतारोगे कि 70 लाख रुपए आपने फॉरफिट किए, आपने फ्लैट नहीं दिया, एक ईंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, 1 स्क्वायर इंच नहीं दिया, स्क्वायर फुट तो छोड़ो, और आप कह रहे हो कि अमाउंट फॉरफिट हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये जो बात है बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, और ये बात पब्लिक को कैसे समझाना? कायदे कानून के जो रखवाले हैं, पुलिस और जजेस, उनको कैसे समझाना, उनके सामने कैसे पेश करोगे? यानी कि हाउ डू यू प्रूव दैट यू आर अ रीजनेबल कंपनी, अ फेयर कंपनी, अ जस्ट कंपनी? आप कैसे प्रूव कर सकते हो जब आपने 70 लाख रुपए फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, और टोटल कंसिडरेशन अमाउंट क्या था? 83 लैक्स। तो 83 लैक्स में से 70 लाख रुपए एक बंदा दे चुका है। अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है कि उन्होंने 70 लाख रुपीस लिए बिना किसी रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किए, यानी रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के बिना 70 लाख रुपया लेना क्या होता है, आप सोचिए। 2-5 लाख ले सकते हो, 10 लाख भी समझा जा सकता है, लेकिन 70 लाख रुपए, तो इसमें दिक्कत यह है उनके लिए कि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट मोफा का ये एक बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है, बहुत बड़ा वायलेशन है। मोफा सेक्शन 4 कहता है कि आप 20% से ज्यादा नहीं ले सकते हो। वैसे तो रेरा कहता है कि 10% से ज्यादा नहीं ले सकते हो, लेकिन मोफा थोड़ा रेरा से आगे बढ़ जाता है। मोफा ज्यादा पुराना एक्ट है जो 1963 में बना था, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट। तो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के सेक्शन 4(1) में क्लियर कट लिखा हुआ है कि बिल्डर या प्रोमोटर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रोमोटर 20% से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकता है, और अगर लिया तो 3 साल की सजा हो सकती है। यानी ये एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। इसके अलावा रुनवाल ने बहुत सारे और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कर डाले हैं इस केस में। उनकी पहली गलती थी कि उन्होंने 70 लाख रुपया लिया। उनकी दूसरी गलती थी कि उन्होंने 70 लाख रुपया जब्त किया, यानी कि आसिफ खान को एक लेटर लिखा कि भाई साहब, इसलिए क्योंकि आपने आगे के पैसे नहीं दिए जो बचे हुए थे, यानी कि 13 लाख, हम आपके 70 लाख रुपए जब्त कर रहे हैं। रुनवाल के लिए ज्यादा मुसीबत की बात यह है कि उन्होंने लिखित लेटर लिखा है। अगर फोन पे भी कह दिया होता, डराना धमकाना हो गया होता, तो ऐसे समझा जाता कि ठीक है यार, ये टैक्टिक्स हैं कि आप फ्लैट बायर को डरा डरा के उससे पैसे ले रहे हो। लेकिन आपने तो बाकायदा लेटर लिख दिया
कि आपके 70 लाख रुपए गए, अब आपके कोई क्लेम नहीं, आपको न फ्लैट मिलेगा न पैसा। ये रुणवाल ने जनवरी 2021 में लेटर लिख दिया आसिफ खान को। अब इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर आसिफ खान ने एफआईआर के लिए कंप्लेंट रजिस्टर किया है पुलिस में। कमिश्नरेट और वेरियस पुलिस अथॉरिटीज को उन्होंने ये कंप्लेंट भेजा है। वैसे गवर्नमेंट के भी कुछ अथॉरिटीज को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, महारेरा हेल्प डेस्क को भेजा है, वैसे उन्होंने आदित्य ठाकरे को भी भेजा है। यानी काफी लोगों के पास उन्होंने ये लेटर भेजा है, बहुत रायता फैलाया है। अब मुसीबत अपने रुणवाल के लिए ये है कि अगर इन्होंने ये पैसे लौटा दिए आसिफ खान को 70 लाख रुपए, तो हो सकता है कि और भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही बड़े रकम दिए हो और उनके भी अमाउंट फॉरफिट कर दिए गए थे। 70 लाख पता नहीं कितने लोगों से उन्होंने लिया है। अब 70 लाख 80 लाख क्या क्या लिया है, वी डोंट नो। तो ये जो उन्होंने गलत काम किया है, ये गलत काम को अगर वो सीधा करने जाएंगे तो उनको तकलीफ ये है कि और भी लोग पहुंच जाएंगे कि भाई साहब आपने आसिफ खान को दिया तो हमको भी दो, क्योंकि हम तो भाई वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे कि आसिफ खान को आपने अगर पेमेंट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ही दे देना चाहिए था। आपने जब्त क्यों किया? आपने लेटर क्यों लिखा कि आपने अमाउंट जब्त कर दिया, फॉरफिट कर लिया? तो अब वो देंगे तो उन्हें मुसीबत है, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो अब तो आसिफ खान रायता फैला रहे हैं। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया है, उन्होंने सारे रुणवाल के बहुत सारे जो अपर मैनेजमेंट के जो लोग हैं और मिडिल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन सारे को लिख दिया है, और उन्होंने मोफा के प्रोविजंस के साथ में लिखा है, बल्कि आईपीसी सेक्शंस के साथ में लिखा है कि आपने एक्सटॉर्शन किया है, आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, आपने मिसअप्रोप्रिएशन किया है, आपने मोफा सेक्शन 4 का वायलेशन किया, आपने मोफा सेक्शन 5 का वायलेशन किया, जिसमें 5 साल की सजा होती है। तो आपने इतने सारे वायलेशंस किए हैं, ऐसे उन्होंने रुणवाल को भी लिखे और पुलिस को भी शिकायत कर दी है। अब पुलिस दोस्तों, जैसे आप जानते हो, पुलिस हम लोगों के पीछे लगी हुई थी। यानी कि 3 लोग जिन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाए, राजेंद्र सिंह, अल्विन डांटेस और देवदास आचार्य, ये 3 बाय द वे तीनों स्लम ड्वेलर्स हैं, चॉल्स में रहते हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं, और किसी के 6.5 लाख, किसी के 4.5 लाख, 5 लाख इस तरह के रकम लिए हैं। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उससे आगे बढ़कर इनका रकम है 70 लाख। 70 लाख को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अच्छा, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप जरा सोचिए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, फिर मैं आपको मोफा सेक्शंस और ये सब भी आपको समझाता हूं। एफआईआर में क्या क्या लिखा है ये मैं आपको समझाऊंगा। कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल ना करूं और सरल भाषा में आपको समझाऊं कि उन्होंने कैसे कैसे वायलेशंस किए हैं, कैसे कैसे गुनाह किया है। लेकिन आपके सामने एक बहुत मामूली बात रखता हूं जो आम आदमी के समझ में आता है। दोस्तों, समझ लो कि आपने एक नौकर रखा, या तो घर में बर्तन घिसने वाली नौकर, या ऑफिस में पियोन जो डिलीवरीज करता है वगैरह वगैरह, ऑफिस बॉय जिसे कहते हैं। आपने नौकर रखा और एक दिन किसी कारण से आपने उस नौकर को नौकरी में से निकाल दिया। सवाल ये है
कि क्या आप उस नौकर को एक लेटर लिखोगे, चलो चले जाओ, अब कोई हिसाब किताब नहीं होगा, जो भी हमारे पास पैसे हैं वो हमारे हैं, जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो तुम्हारे हैं, लेकिन बात खत्म हो गई, हिसाब किताब क्लोज्ड, कुछ भी नहीं रहा। क्या ऐसा किया जाता है? मैं नहीं समझता। नॉर्मल लोग ऐसे नहीं करते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? नॉर्मल लोग उस नौकर के साथ हिसाब किताब सेटल करते हैं। अगर कुछ देने का बनता है तो किस हिसाब से देने का बनता है, और अगर उससे लेने का बनता है तो किस हिसाब से, किस हेड के अंडर लेने का बनता है, ये सब एक अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। नौकर को बुलाएंगे, उसको कहेंगे कि देखो तुमने ये दिया था, ये सब दिया था, हम इन सभी कॉस्ट का रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, और तुम 15 दिन के लिए हम हमारे यहाँ काम करके गए तो 15 दिन की सैलरी दे रहे हैं। इस तरह से हिसाब किताब करते हो। लेकिन रुणवाल अपने फ्लैट बायर्स के साथ, जो कि उनके नौकर नहीं है, उनके एम्प्लॉइज नहीं है, अपने फ्लैट बायर्स के साथ किस तरह की नाइंसाफी करते हैं देखिए। वो सीधा लिख देते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, आपने जो कुछ भी हमको दिया है वो हमारा है, हमारा हो गया, कोई हिसाब किताब नहीं, गेट आउट। दोस्तों, ये गुंडागिरी अगर नहीं है तो क्या है? अब जरा सोचिए। मैंने गुंडागिरी शब्द का इस्तेमाल पहले भी किया है रुणवाल के मामले में। क्या ये गुंडागिरी नहीं है कि आप कहते हो कोई हिसाब किताब नहीं है, तुमने हमको जो पैसे दिए वो हमारे हो गए, गेट आउट। अब तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जब हम पैसे मांगे तब तुमने पैसे नहीं दिए। क्या ये गुंडागिरी नहीं है? मुझे तो लगता है कि यही तो गुंडागिरी है ना। तो ये जिस तरह से गुंडागिरी कर रहे हैं, 5-10 लाख के मामले में वो समझा भी सकते हैं कि देखो तुम्हारा टोकन था, तुम्हारा 10% टोकन बनता है, हम फॉरफिट कर सकते हैं, हम 10% तक जब्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखने से ऐसे नहीं होता है, कायदे कानून के हिसाब से ये गलत है कि वो 1 रुपया भी आपका ले ले विदाउट सेल्स अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट ऑफ सेल होता है तो आपका सौदा हुआ, सौदा पक्का हुआ। और अगर अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं होता है, इसका मतलब सौदा पक्का होने से पहले आपका सौदा टूट गया। अब टूट गया, किसी भी वजह से टूट गया हो, सौदा किसी भी वजह से टूट गया हो, किसी भी कारण से, किसी के कहने से, रुणवाल के कहने से टूटे या आपके कहने से टूटे या किसी भी कारण से टूटे, लेकिन सौदा टूट गया पक्का होने से पहले, तो कोई भी फॉल्ट किसी का भी नहीं होता है। जो रिफंड करना होता है वो रिफंड करना होता है, बात खत्म हो गई। दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपकी सगाई हुई है किसी के साथ, आप लड़की देखने गए और आपकी सगाई हो गई, लेकिन शादी नहीं हुई, सगाई हुई। अब सगाई जब टूट जाता है तो किसी भी टाइप का सेटलमेंट ही नहीं रहता, सेटलमेंट का गुंजाइश नहीं रहता है। आपके पास अगर कुछ उनके सामान थे, लड़की वालों के या जो भी है सामने वालों के, तो उनके सामान या उनका पैसा या जो कुछ भी हो, उनकी अमानत, उनको लौटा दिया जाता है। भाई, किसी की अमानत अपने पास है तो लौटा दो। सौदा नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है। इसी बात पर रेरा के कई सारे जजमेंट्स हैं, और रेरा ही नहीं, रेरा के एपेलेट अथॉरिटी के भी जजमेंट्स हैं कि भाई साहब, और हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स है। यानी कि बिल्डर के पास अगर वो डील फाइनल नहीं होता है थ्रू रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, तो पैसे
लौटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो पैसे फ्लैट बायर के अमानत हैं, वो आपके नहीं है, वो बिल्डर के नहीं है। और बिल्डर ऐसे कोई हिसाब किताब घुमा नहीं सकता है कि मेरा क्या नुकसान कर दिया तुमने, या तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था, एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखा हुआ है उस पर साइन कर दिया, ऐसे सब वो घुमा नहीं सकता है। इट इज नॉट अलाउड। लोगों के दिमाग में गलत फहमी बिठा दिया गया है, बिल्डरों ने आपके दिमाग में एक गलत बात बिठा दिया है कि अगर आपने टोकन दिया बिल्डर को या बुकिंग अमाउंट दिया या उससे ज्यादा पैसे दिए तो बिल्डर जब्त कर सकता है। बिल्डर को राइट है कि वो जब्त करे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म या बुकिंग फॉर्म में साइन किया है। ये आपके दिमाग में एक गलत बात बैठा दिया गया है। गलत इसलिए कहता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म में, रुणवाल के एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये है और लोगों के भी एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा हुआ होता है कि आपने जो भी अमाउंट दिया है उससे आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिल रहा है, आपका कोई हक नहीं बनता है, आपको अलॉटमेंट नहीं दिया गया है। आप एक फ्लैट नंबर लिखते हो एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बिल्डर वो फ्लैट आपको दे। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बिल्डर ने ग्रांट नहीं किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का शेक हैंड होता है, या फिर शादी, जिस तरह से मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि शादी जब होता है तब जाके शादी का के बंधन बनते हैं और तब शादी के बंधन निभाने पड़ते हैं। और अगर किसी ने शादी के बंधन तोड़ दिए तो उसका कीमत अदा करना पड़ता है, आपको फिर मेंटेनेंस देना पड़ता है, एलिमनी देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब तब होता है जब शादी होती है। लेकिन सगाई टूटने से तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट था कि हम चलो आगे बढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट था, यानी आपने एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट किया था, वो फॉर्मल नहीं था, वो फुल एंड फाइनल नहीं था। तो दोस्तों, लौट के आते हैं आसिफ खान की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन, यानी एफआईआर किया है उन्होंने अगेंस्ट होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रुणवाल माई सिटी के प्रोमोटर्स हैं। तो आसिफ खान ने लिखा है चीटिंग। ओके, क्या क्या उनके फॉल्ट्स है? तो पहले उन्होंने लिखा है चीटिंग में क्या होता है, तो चीटिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने 70 लाख और 20,000 रुपए दिए, 70 लाख रुपए राउंड फिगर कह रहा हूं, दिए रुणवाल को, और उन्होंने एक फ्लैट नहीं दिया, एक आइटम नहीं दिया, एक गुड्स नहीं दिया, एक सर्विसेज नहीं दिया, एक पिन तक नहीं दिया, और उन्होंने अमाउंट भी रिफंड नहीं किया। उन्होंने सारे पैसे ले लिए और अग्रीमेंट भी तो नहीं किया उनके साथ। अब इसमें गिल्टी कौन है? तो गिल्टी होते हैं कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं, वो तो होते ही हैं, यानी कि संदीप रुणवाल, सुबोध रुणवाल और सुभाष रुणवाल, क्योंकि वो रुणवाल ग्रुप कह के बेचते हैं, तो वो सब लोग एक तरह से गिल्टी हैं, कसूरवार हैं, अक्यूज तो हैं, कम से कम अभी उनका कसूर तय करेंगे पुलिस और कोर्ट्स। लेकिन संदीप रुणवाल, सुबोध रुणवाल, सुभाष रुणवाल और फिर कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में उनके डायरेक्टर्स में संजय, उगम, दागा और पल्लवी, मटकरी और महेश, रामदास, इयर, ये 3 डायरेक्टर्स हैं। तो ये तीनों भी रुणवाल फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। अब क्रिमिनल ऑफेंस क्या था? तो पहली बात है चीटिंग। तो चीटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में? तो दोस्तों 420 नहीं, 415
चीटिंग। दफा नंबर 415 कहता है कि whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or consent that any person shall retain any property, okay, आगे और भी है, is said to cheat, okay, and which act or omission is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। यानी सिंपल भाषा में कह रहा हूं और बीच बीच में मैंने स्किप भी किया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने कहा, किसी ने आपको इंड्यूस किया मतलब ललकार के, ललचा के आपसे कुछ प्रॉपर्टी ले लिए, प्रॉपर्टी मतलब पैसे, इन दिस केस 70 lakhs ले लिए, और उनसे कंसेंट करवाना, कंसेंट मतलब अग्री करवाना कि आप ये जब्त कर सकते हो या ये रख सकते हो, ऐसे लिख के अग्री करवाना, ये भी उन्होंने, रुणवाल ने ये काम किया है। और इससे, ऐसे एग्री करवाने से, ऐसे ये करने से वो अगर गरीब हो जाते हैं, यानी कि उतने जितने पैसे दिए उसके हिसाब से उनको कुछ मिलता नहीं है उसके बदले में, तो उनको हार्म होता है, उनको हानि पहुंचती है, तो वो कहते हैं चीटिंग। ये है सेक्शन 415 इंडियन पेनल कोड का, आईपीसी। दूसरा है एक्सटॉर्शन, खंडनी। खंडनी क्या होता है कि आपको डर दिला के आपसे और पैसे खींचना। तो कौन सा डर दिलाया है कि देखो, तुमने अगर ये 13 लाख जो बचते हैं वो नहीं दिए तो तुम्हारे जो 70 लाख हैं उसे हम ले लेंगे, उसे हम जब्त कर लेंगे। इस तरह की बात, इस तरह के लेटर्स, डिमांड लेटर्स रुणवाल ने कई बार लिखे थे। जब 70 lakhs भी लेने का नहीं बनता है क्योंकि आपका अग्रीमेंट नहीं हुआ है, मोफा वायलेशन है ये पैसे लेना, तो और पैसे देने के लिए आप उन्हें डराते थे, और फिर डराए ही नहीं, आपने आखिर उनके पैसे ले ही लिए 70 लाख रुपए। तो इसे कहते हैं एक्सटॉर्शन, खंडनी। यानी कि अगर किसी ने, ऐसे सोच लो कि किसी ने अगर कहा कि देखो तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बंगले पे बॉम्ब रख के तो उसको फोड़ देंगे, और किसी ने पैसे नहीं दिए और इन्होंने बंगले पे बॉम्ब रखा और असल में बंगला फोड़ दिया, धमाका कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये क्या हुआ? एक्सटॉर्शन तो हुआ ही हुआ, एक्सटॉर्शन के से भी ऊपर हुआ, क्योंकि आप जो थ्रेटन कर रहे थे, जो हार्म थ्रेटन कर रहे थे, वो आपने किया। तीसरा है मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब क्या? आपके पास एक डिपॉजिट रखा गया था, अमाउंट डिपॉजिट में दिया गया था, ओके, एक एडवांस में दिया गया था। ये 70 लाख रुपए आपने जो लिए थे वो एक एडवांस था। किसके लिए? जोड़ी फ्लैट्स के लिए। आपने दिए नहीं, तो जोड़ी फ्लैट्स दिए नहीं, एडवांस ले लिए, बोल दिए मेरे पॉकेट में चले गए, तो ये हो गया मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन भी एक सेक्शन है इंडियन पेनल कोड का, और वो है 405 मिस अप्रोप्रिएशन। इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। तो ये हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद मोफा वायलेशन, मोफा सेक्शन 4(1) का उल्लंघन क्या है कि आपने 20% से ज्यादा लिया। 20% ही ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, नहीं तो गुनाह हो जाता है। आपने 20% क्या, करीब करीब 80-85% ले लिया, यानी कि 83 lakhs में से आपने 70 lakhs ले लिए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक और सेक्शन है मोफा में जो कहता है कि मैंने जो आपको अमाउंट दिया है, जो भी अमाउंट दिया है एडवांस के तौर पे, फ्लैट परचेज के तरफ, वो आपका ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करके दिया है और आपके ट्रस्ट में है, मतलब वो मेरी अमानत आपके पास है, और आप अगर उस अमानत को लेकर कहीं और डाल देते हो, जो कि रुणवाल ने किया है,
भाई ये कंपनी तो हमारा धन हो गया, यानी ये पैसे 70 लाख तो हमारा धन हो गया, मतलब ये अब अमानत नहीं रहा। तो इससे क्या हो गया, वायलेशन ऑफ मोफा सेक्शन 5, उसकी सजा क्या है, 5 साल। तो ये सारे गुना, संगीन गुना, क्रिमिनल ऑफेंसेस, बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस रुणवाल कर बैठे हैं आसिफ खान के केस में। और आसिफ खान ने पुलिस को कंप्लेंट दे दिया है। बहुत पहले आसिफ खान ने उन्हें एक लीगल नोटिस भी भेजा था। उस लीगल नोटिस को रुणवाल ने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, बिल्कुल यानी ब्रश ऑफ कर दिया। अब जाके उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया है 70 लाख रुपए का। सीरियस मामला है बॉस। वैसे तो 5 लाख रुपया भी सीरियस ही है, 50,000 रुपया भी सीरियस है, क्योंकि ये सारे जो गुनाह हैं वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन मोफा के क्राइम नहीं बनते, मोफा ऑफेंसेस नहीं बनते हैं। यहाँ पे क्लियर कट मोफा सेक्शन 41 यानी बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब ऑफेंसेस छोड़ दो, भूल जाओ, तो भी आपने 20% से ज्यादा लेने का जो ऑफेंस है वो तो किया ही, उसी के सिर्फ उसके 3 साल की सजा हो सकती है, सिर्फ उस एक ऑफेंस के। तो इस तरह से उन्हें कई सारे ऑफेंस किए और ऐसे ठोस सबूत हैं जो उन्हीं के लिखावट में हैं। तो भाई रुणवाल, आप इससे बचकर कहां जाओगे। ये दोस्तों, ये बात है रुणवाल के अगेंस्ट आसिफ खान के कंप्लेंट का। अब मैं देखना चाहता हूं कि वो किस तरह से मेरे ऊपर और आसिफ खान के ऊपर मानहानि का केस ठोकते हैं, डिफेमेशन का केस ठोकते हैं कि इन्होंने वीडियो बनाया है और इन्होंने पुलिस कंप्लेंट देके उसका वीडियो बनाया है। ये मैं देखना चाहता हूं कि कैसे वो केस ठोकते हो, क्योंकि हमने जो भी कहा है वो सच ही तो है। जो कुछ भी कहा है वो सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। सच बोलना दोस्तों, मानहानि नहीं होता, डिफेमेशन नहीं होता है। तो ये है आसिफ खान का मामला, रुणवाल के गले की सबसे बड़ी हड्डी, जिसे वो न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं, और ये उनके गले में ऐसे जबरदस्त फंसा हुआ है कि रुणवाल तड़फड़ा रहे हैं कि भाई अब ये क्या करें। इसीलिए हमारे अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट वो सब तो किए, इसीलिए हमारे अगेंस्ट सिविल कोर्ट में गए, लेकिन आसिफ खान का नाम ऊपर नहीं आने दिया। आसिफ खान के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट में भी नहीं गए और पुलिस में भी नहीं गए। क्यों भाई रुणवाल, आप आसिफ खान का नाम लेते क्यों डरते हो भाई। ये 70 लाख रुपए की बात तो करो और पब्लिक के सामने एक्सप्लेन तो करो। वो नहीं कर पाते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी व्यथा है। आसिफ खान का जो मामला है वो रुणवाल को ले डूबेगा, ऐसा मामला है। बहुत जबरदस्त बुलेट की तरह उनके सीने में चुभ गया है। अब देखना ये है कि वो इसे कैसे निकालते हैं और कैसे इस बात को पब्लिक के सामने समझा पाते हैं, देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल, आपका दोस्त, और ऐसे मामले में आपको समझाते रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।